हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सीरीज है उसमें हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए और असेंबली ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इन डीएनए। जो डीएनए कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और पेंटोज शुगर, उनकी डीएनए में असेंबली किस प्रकार होती है वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसका मॉडल पढ़ेंगे। बहुत ही जाना माना मॉडल है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आपने भी सुना होगा इसका नाम। तो चलते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं हर्षवर्धन जोशी। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को शुरू करते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। Two British scientists, James D. Watson and F. C. Crick, presented a universally accepted model of DNA. जो दो साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने 1953 में डीएनए का एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल प्रेजेंट किया, सर्वमान्य मॉडल प्रेजेंट किया। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ डीएनए इन 1953 में। दैट टाइम दे वर वर्किंग इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उस समय वो जो विख्यात विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसमें कार्य कर रहे थे, कार्यरत थे। अकॉर्डिंग टू देम, डीएनए मॉलिक्यूलर हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड डबल स्ट्रैंड्स। उनके अनुसार जो डीएनए का अणु होता है उसका जो आणविक द्रव्यमान है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो ज़्यादा होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तभी तो कहते हैं डबल हेलिक्स या डबल स्ट्रैंड मॉडल ऑफ डीएनए। जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है उसे डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डबल हेलिक्स होते हैं। जो ये मॉडल है ना डीएनए का, इसमें डीएनए के डबल हेलिक्स होते हैं। That time Watson and Crick also had result of X-ray diffraction collected by Wilkins and his colleagues. उस समय जो हमारे साइंटिस्ट थे जेम्स डी वॉटसन एंड एफ एच क्रिक, उनके पास विल्किंस और उसके जो कॉलेजियस थे, उसके साथी थे, उसके द्वारा एक्स-रे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो उनके पास थे। और उनके रिजल्ट वो क्या क्या थे उनके पास, उनमें से एक था जो डीएनए की संरचना है वो कुंडलित प्रकार की होती है। ये वॉटसन और क्रिक को पहले से पता था। जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन के विल्किंस और कॉलेजियस ने जो रिजल्ट निकाले थे उनमें से एक है कि डीएनए की संरचना कुंडलित प्रकार की होती है। डीएनए का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है और डीएनए के जो एक कंप्लीट टर्न है, एक कंप्लीट कुंडलन है, एक पूर्ण कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम 34 एंगस्ट्रम होती है। और जो ईच बेस पेयर है, जो प्रत्येक क्षारयुग्म है, उनके बीच की दूरी या उनकी एक्सियल हाइट 3.4 एंगस्ट्रम होती है, 3.4 एंगस्ट्रम होती है। ये सब विल्किंस और उसके साथियों ने पता लगाया था और ये रिजल्ट्स जेम्स डी वॉटसन और एफ एस सी क्रिक के पास थे। अब आगे, फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस मॉडल। सबसे पहले, ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीडियोक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। क्योंकि इसमें डियोक्सी राइबोज शुगर होती है तो इसे हम पॉलीडियोक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स कहेंगे। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं कि किसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, किसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, किसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड
ये 3 एक जैसे नाम लगते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं डीएनए और आरएनए, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोसाइड है वो इनकी यूनिट होती है जिनसे ये बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में हमने बात की थी कि ये शुगर और नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड में इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है जिससे ये न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। इसकी डिटेल में हमने चर्चा की है पिछले वीडियोस में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर ये वीडियोस देख सकेंगे। तो वापस आते हैं। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जो डीएनए का एक अणु है वो 2 पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से बना होता है। Each polynucleotide strand is made up of many nucleotides joined together by phosphodiester bonds। ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स है इनमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बारे में बॉन्ड्स के द्वारा बंधे होते हैं। इनके बारे में भी हम पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। All nitrogen base is in nucleotides are attached to the first carbon of deoxyribose sugar। जो सभी नाइट्रोजन बेस हैं डीएनए में, और डीएनए बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का और पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बनी है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस अटैच होता है वो फर्स्ट कार्बन पे होता है, और डिऑक्सीराइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे। यही ये कहना चाह रहा है कि ऑल एन बेस इन न्यूक्लियोटाइड आर अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें आपको मैं बताता हूं कि जो ये नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है पहले कार्बन से, ये 51 डिग्री 51 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। इसके बाद थायमिन is located in second strand just in front of adenine located in the first strand. Similarly, cytosine is located in front of guanine. These strands are called complementary strands। इसमें जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन के सामने, यदि एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरी स्ट्रैंड में उसके सामने थायमिन प्रेजेंट होता है। यदि एक स्ट्रैंड में थायमिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके सामने एडेनिन प्रेजेंट होता है। और यदि एक स्ट्रैंड में ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने ग्वानिन, ये दोनों आमने सामने प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन के सामने थायमिन ही प्रेजेंट होगा, एडेनिन के सामने साइटोसिन और ग्वानिन प्रेजेंट नहीं होते। और साइटोसिन और ग्वानिन दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं, इनके बीच में थायमिन और एडेनिन नहीं आते। तो एडेनिन और थायमिन बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार जो ये स्ट्रैंड बनाते हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स कहते हैं, पूरक सूत्र या स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इसके बाद the adenine base located in the first strand of DNA molecule form 2 hydrogen bond with the thymine base at exactly same location in the strand। जो एडेनिन पहले स्ट्रैंड पे उपस्थित है वो दूसरे स्ट्रैंड पे उपस्थित थायमिन जो एग्जैक्टली उसके सामने है, आमने सामने होते हैं। एक स्ट्रैंड पे थायमिन है तो एग्जैक्टली उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड पे एडेनिन होगा। तो ये दोनों आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और सिमिलरली ग्वानिन और जो साइटोसिन है वो आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। एक स्ट्रैंड में ग्वानिन है
दूसरे स्ट्रैंड में एग्जैक्टली उसके सामने उसी लोकेशन पे, दूसरे स्ट्रैंड की उसी लोकेशन पे साइटोसिन प्रेजेंट होता है और साइटोसिन के सामने ग्वानिन। तो ये दोनों आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके बाद दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है, इस प्रकार की जो पेयरिंग होती है उसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, पूरक क्षार पेयरिंग। इसके बाद बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, दोनों स्ट्रैंड्स होती है वो प्रति समानांतर होती है। प्रति समानांतर का मतलब बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। प्रति समानांतर का मतलब होता है कि यदि एक स्ट्रैंड का 5 एंड है तो उसके सामने दूसरी स्ट्रैंड का 3 एंड होगा, और जो एक स्ट्रैंड का 3 एंड है उसके सामने दूसरी स्ट्रैंड का 5 एंड होगा। भाई 2 सिरे होते हैं एक स्ट्रैंड के, एक तो 5 एंड और एक 3 एंड, 2 साइड होती है। तो ये दो दोनों डीएनए स्ट्रैंड हैं, उनमें ये दोनों साइड आमने सामने नहीं होगी। 5 एंड और 5 एंड दोनों आमने सामने नहीं होंगे, एक साथ नहीं हो सकते। यदि एक स्ट्रैंड का 5 एंड है तो दूसरी स्ट्रैंड का 3 एंड उसके सामने होगा, और एक स्ट्रैंड का अगर 3 एंड है तो दूसरी स्ट्रैंड का 5 एंड उसके सामने होगा। इस प्रकार ये एंटी पैरेलल है। आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। It is mandatory for both strands to be anti-parallel in order to form hydrogen bond in DNA bases. ये दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स है उनके लिए जरूरी होता है एंटी पैरेलल होना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो इसी के कारण बनते हैं, तो इसलिए एंटी पैरेलल होते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स स्टे इन द कोयल इन क्लॉकवाइज टू ईच अदर। जो प्रत्येक स्ट्रैंड्स है या प्रत्येक सूत्र है वो एक दूसरे से दक्षिणावर्त कुंडलन दर्शाते हैं, दक्षिणावर्त कुंडलन में कुंडलित रहते हैं। इसके बाद द डायमीटर ऑफ दिस कॉइल इज 20 एंगस्ट्रम। एक कुंडलन का जो व्यास है डीएनए का, अगर हम डीएनए के डायमीटर की बात करें, डीएनए के व्यास की बात करें, दोनों स्ट्रैंड के मध्य के बीच की दूरी की बात करें तो वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है, और the length of a complete turn is 34 angstrom and number of base pairs in complete turn is 10. It means that कि डीएनए का जो एक कंप्लीट टर्न होता है, पूर्ण कुंडलन होता है, उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है, और उस पूर्ण कुंडलन में जो बेस पेयर्स होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 10 बेस पेयर्स उपस्थित होते हैं उसके बीच में। अब नोवा पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रम। प्रत्येक जो क्षार युग्म है उसके बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे एक्सियल हाइट भी बोल सकते हैं क्षार युग्म की। इसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल इज इन स्पाइरल शेप। द डीऑक्सीराइबोज sugar and phosphate bond units in each arm makes external backbone, and N base nitrogen base makes step of stairs। जो डीएनए होता है वो स्पाइरल शेप में होता है, तो उसमें जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड तो ये है और दूसरा स्ट्रैंड इसके सामने जस्ट ये है। तो इन दोनों स्ट्रैंड में ये जो दोनों स्ट्रैंड है, आगे मैं डायग्राम में समझाता हूँ। देखिए आपको इस डायग्राम में देखिए पहले आप, ये भाई 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 3,5 डाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड हैं। अब ये एक सीढ़ी के समान संरचना है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों
दोनों साइड के हो गए स्टैंड और ये बीच में स्टेयर्स, सीढ़ियां। तो वो कहना चाह रहा है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन का काम करते हैं। इन्हें शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है और ये फॉस्फेट है। तो ये तो हो गई शुगर फॉस्फेट बैकबोन, इधर भी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। जो बीच में जुड़े होते हैं इसके बेस पेयर्स, यहाँ पर अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो यहाँ पर थायमिन होगा, अगर यहाँ पर थायमिन होगा इधर तो यहाँ पर एडेनिन होगा, यहाँ पर ग्वानिन होगा तो यहाँ पर साइटोसिन होगा। वो कंसेप्ट भी क्लियर कर लीजिए आप कि ग्वानिन के सामने कभी भी थायमिन नहीं आएगा ना एडेनिन आएगा। ग्वानिन और एडेनिन होते हैं प्यूरिन्स और साइटोसिन थायमिन ये होते हैं पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में बॉन्डिंग करते हैं और उनमें एडेनिन थायमिन के साथ करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन डबल बॉन्ड बनाता है और जो ग्वानिन और साइटोसिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बेस पेयर्स जो यहाँ बॉन्ड बनाते हैं ये स्टेयर्स का काम करते हैं और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो शुगर है फॉस्फेट है वो तो बैकबोन बनाते हैं और बेस पेयर्स है वो स्टेयर्स बनाते हैं। ये लिखा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स और ये सीढ़ियां बनाते हैं स्टेयर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मॉडल डीएनए का, एडेनिन के सामने थायमिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, थायमिन के सामने एडेनिन, यहाँ पर थायमिन आ जाए फिर भी एडेनिन से पेयरिंग करेगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। और जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स की बात की थी कि भाई ये एक स्ट्रैंड है ब्लू स्ट्रैंड, इनको समझने के लिए दो कलर्स में प्रेजेंट किया गया है। ये ब्लू स्ट्रैंड है, इसका 3 एंड है और 5 एंड इधर है। तो इसका जो ग्रीन स्ट्रैंड है उसका 5 एंड इधर होगा और ये 3 एंड इधर होगा। इसे एंटी पैरेलल कहते हैं, प्रति समानांतर। इसके बाद कंप्लीट टर्न, यहाँ से शुरू होता है ये टर्न। तो ये यहाँ पर आके इसके सामो साम, इसके ठीक सामने ये टर्न बनता है पूरा। और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और इस लंबाई के अंदर 10 क्षार युग्म पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 क्षार युग्म हो गए। और फिर बात करते हैं कि ये जो 10 क्षार युग्म होते हैं और जो ये बीच में क्षार युग्म होते हैं, एक तो ये रहा एक ये रहा, तो इनके बीच की जो दूरी है या इनकी जो ये बीच में इनकी अक्ष होती है, एक्सिस होती है जिसके चारों ओर डीएनए लिपटा होता है। तो इनकी एक्सियल हाइट बेस पेयर्स की या फिर दो बेस पेयर्स से उनके बीच की दूरी है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद जो डीएनए का डायामीटर है, व्यास, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। अब बात रही माइनर और मेजर ग्रूव की। तो जो ये डीएनए दो स्ट्रैंड्स हैं, जैसे अगली वाली में आइए, ये दो स्ट्रैंड्स हैं, जब ये कुंडलित होगी, मुड़ेगी, तब जो इनके बीच जो खांच बनेगी, ये जो बेस पेयर्स जुड़े हुए हैं, शुगर फेस फॉस्फेट बैकबोन और ये बेस पेयर्स जुड़े हुए हैं, इनके बीच जो खांच बनेगी, इसमें ये देखिए यहाँ पर इनके बीच में जो खांच बनेगी उसे तो हम माइनर ग्रूव कहेंगे। अंदर की तरफ जो खांच बनेगी युग्मित अणुओं के बीच के, और जो बाहर की तरफ जो ये मोड़ है
जब ये डीएनए कुंडलित होगा तो बाहर की तरफ जो ये मोड़ है उसे हम मेजर ग्रूव कहेंगे। तो डीएनए के अंदर की तरफ जो युग्मित अणु हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसे तो हम माइनर ग्रूव कहते हैं। मोड़ के समय, यहाँ पर मोड़ के समय जो दूरी है उसे हम माइनर ग्रूव कहते हैं, और जो बाहरी टर्न होता है उसके मध्य की दूरी है उसको हम मेजर ग्रूव कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज कांटेक्ट मी। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो कृपया मुझसे संपर्क करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सबके डाउट क्लियर हो सके। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching this video and this channel. Thank you.